आरआईएल और साथ ही जियो फाइनेंशियल में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि दर्शकों में, निवेशकों में, इनफैक्ट ट्रेडर्स में भी बहुत उत्सुकता है और बहुत सारे प्रश्न भी हैं। आई एम श्योर ये शो देखने के बाद भी और प्रश्न आएंगे कमेंट बॉक्स में, जो कि हम अगली हमारी पेशकश में लेंगे। तो इस हफ्ते में अहम बात रही आरआईएल की एजीएम हुई, उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में कमजोरी थी। अच्छा, उसके बाद जियो फाइनेंशियल में हमने प्रमोटर्स का हिस्सा भी बढ़ते हुए देखा। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, जहां पर ये है कि इन्होंने खरीदारी क्यों की, क्या बायर्स नहीं है इसीलिए खरीदारी की है। अच्छा, आरआईएल की एजीएम में इतने सारे बड़े बड़े ऐलान किए गए, क्या वाकई इसको हम लोग जियो फाइनेंशियल की वैल्यूएशंस को ऊपर ले जाने के तर्ज पर देखना चाहिए, क्या इसीलिए स्टॉक टूटा था? ये सब सवाल हैं लोगों के जहन में। एक एक करके थोड़ा सा आप इसको समझाइए जरा। पहले एजीएम से शुरुआत करते हैं। तो रिलायंस के एजीएम में नया क्या आया? बहुत कुछ आया। बिल्कुल, बहुत कुछ आया। उन्होंने एक प्रकार की दिशा दी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब न्यू जनरेशन इज़ नाउ पार्ट ऑफ द बोट। हम इस बात को नज़रअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, जब एक एंटरप्रेन्योर कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उनका विजन होता है 5 से 10 साल। बिल्कुल। जब एक फंड मैनेजर कोई कंपनी में निवेश करता है, उनका टाइम फ्रेम होता है 1 से 3 साल। जब कोई ट्रेडर कोई स्टॉक में ट्रेड करता है, तो उनका टाइम फ्रेम होता है, भाई डे ट्रेडर्स होते हैं, मंथली ट्रेडर्स होते हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स, उनका टाइम फ्रेम होता है अलग है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी इंडिकेशन ये है कि नई जनरेशन अब रिलायंस के बोर्ड पर आ चुकी है, सबसे इम्पोर्टेंट। नंबर 2, कोई स्पेसिफिक नया अनाउंसमेंट इस बार एजीएम में नहीं था, मगर क्योंकि रिलायंस की पुरानी एजीएम्स के अंदर बड़े अनाउंसमेंट आए हैं। मार्केट में पेप्सी का एक ऐड हमेशा हम बात करते हैं, दिल मांगे मोर। तो सबको लगता है कि भाई एजीएम के अंदर, क्योंकि इस एजीएम फोरम पर एक बार धीरूभाई अंबानी साहब ने बोनस इशू दिया था, उन्होंने एक्सपेंशन की बात करी थी। वही जो चक्र है वह मुकेश अंबानी साहब ने चालू रखा। गैस डिस्कवरी ऑफ केजी D6 आई थिंक 2002 या 3 में उन्होंने अनाउंस करा। उसके बाद जियो का लॉन्च, उसके बाद रिटेल का लॉन्च, उसके बाद हाइड्रोकार्बन का जो अनाउंसमेंट आया था, उसके पहले रिलायंस को नेट डेट फ्री करेंगे, उसका अनाउंसमेंट। तो एजीएम में अंबानी फैमिली ने हमेशा बड़े अनाउंसमेंट्स करे हैं। इस बार वो बड़े अनाउंसमेंट्स 2 कारण से नहीं थे। एक तो जियो फाइनेंशियल लिस्टिंग पहले ही हो चुकी थी, प्राइस डिस्कवरी हो चुका था। दूसरा, रिलायंस रिटेल के अंदर एक सॉवरेन फंड का इन्वेस्टमेंट आया था। उसने रिलायंस रिटेल की वैल्यूएशन जो कोविड में 50 बिलियन थी, 100 बिलियन कर दी। तो एक प्रकार से आपको इंडिकेशन आ गया था कि वैल्यू अनलॉकिंग कहाँ पर हो रही है, और उसी बात को अब इन्होंने इंडोर्स कर दिया कि भाई मेरी नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि माय फैमिली इज़ नाउ रेडी, माय चिल्ड्रन आर रेडी, एंड दैट इज़ हाउ द बिजनेस वुड मूव। तो मेरे हिसाब से एजीएम एक बिग पिक्चर थी। बिग पिक्चर के अंदर कलर्स उन्होंने अच्छे से भर दिए। अब बात करते हैं जियो फाइनेंशियल्स की। जियो फाइनेंशियल्स क्यों नीचे गिरा? इसके तकनीकी कारण है। हिंदुस्तान के अंदर इंडेक्स फंड्स काफ़ी हैं, 20,000 करोड़ से ज़्यादा इंडेक्स फंड्स हैं। इंडेक्स फंड्स को पता है कि यह अभी इंडेक्स में 51 स्टॉक हैं जो 50 हो जाएंगे, जियो फाइनेंशियल से निकलने वाला है। अगर आपने रिलायंस में निवेश करा, आपने इंडेक्स की वजह से उसमें 10% होल्डिंग रखी है, तो आपको उसके अंदर से निकलना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द इंडेक्स। आपको ट्रैकिंग एरर कम करना पड़ेगा। तो कंपल्सिव सेलिंग जियो फाइनेंशियल्स में आ रही है। हमें सूत्रों ने कहा है कि अंबानी फैमिली ने अपनी स्टेक बढ़ाई। 89 ने यह स्टोरी शायद मंगलवार को ब्रेक करी थी, मगर कोई कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास कंपनी की तरफ से। अब आप बात करते हैं स्टॉक कहाँ जा सकता है। देखिए कविता जी, इसके अंदर अर्निंग्स अभी नहीं है। मेरा यह मानना है कि जियो फाइनेंशियल्स को आपको ऐसे देखना चाहिए कि यह एक फिनटेक है जिसकी बैलेंस शीट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया इन द NBFC स्पेस। इसके पास रीच है, टेक्नोलॉजी है, और डिस्ट्रप्शन कर सकता है और प्रॉफिट बनाएगा। तो क्या रिलायंस जियो उस नज़र से देखा जाए कि एक फिनटेक है जो कि अभी छोटा बड़ा हो सकता है और प्रॉफिट मेकिंग फिनटेक रहेगा? जी हाँ। तो ये समय बताएगा कि कितना डिस्टर्ब कर पाते हैं, किस प्रकार के चेंजेस कर पाते हैं। मगर एक हम कहते हैं ना कि पेडिग्री देखी जाती है। भाई आप पेडिग्री देखते हैं ना किसी कंपनी की, तो पेडिग्री के हिसाब से रिलायंस की कंपनी है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसके पास प्लेटफॉर्म है, साइज़ के हिसाब से बैलेंस शीट साइज़ है, और ब्रांड के हिसाब से रिलायंस है। कुल मिलाकर अगर आप एक कढ़ाई के अंदर बढ़िया घी, बढ़िया चीनी, बढ़िया बेसन डालेंगे और ऊपर से आप उसके अंदर पिस्ता काजू लगाएंगे, तो बेसन का लड्डू तो अच्छा बनेगा ना। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है इंग्रेडिएंट्स हैं, कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्या चीनी कम होगी, क्या चीनी ज़्यादा होगी, यह समय बताएगा।